हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेबी का फाइनेंशियल अवर्स और लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल मार्केट के अंडर प्राइमरी मार्केट देखा था। अब हम प्राइमरी मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्टस से। अब फ्रेंड्स, यह प्रोस्पेक्टस का नाम सुन के आपको कॉलेज की याद आई होगी। अगर आपको देखना है कि कोई कॉलेज कैसा है, उनके यहाँ फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है, उसके बाद उनकी फ़ीस क्या है, या फिर उस कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा है, फिर हम उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखते हैं। इसी तरह कंपनी का होता है। अगर इन्वेस्टर्स को देखना है कि कंपनी कैसी है, उसका फ्यूचर का विजन क्या है और उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके लिए एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है। ये प्रोस्पेक्टस कंपनी सेबी के हाथ सबमिट करता है। सेबी वो प्रोस्पेक्टस को चेक करता है, जिससे लोगों को भरोसा होता है कि सब इंफॉर्मेशन सही है। या इस प्रोस्पेक्टस को हम रेड हेरिंग भी बोलते हैं। बस फ्रेंड, यहाँ ये बात याद रखना कि इस प्रोस्पेक्टस में आपको ये नहीं पता लगेगा कि कंपनी की शेयर प्राइस क्या रहेगी या वो कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी। इसे छोड़ के बाकी सब इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगा। लेट्स सी व्हाट इट सेज। Red herring prospectus is a prospectus which contain all information of a company but does not have details of either price or number of shares been offered or the amount of issue. अब फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ कंपनी बस एक बार ही नहीं शेयर इशू करती है, बल्कि उसे बार बार शेयर इशू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में क्या कंपनी बार बार प्रोस्पेक्टस निकाल के सेबी को सबमिट करते रहेगा? और फिर फ्रेंड्स, ऐसे कितने कंपनीज का प्रोस्पेक्टस सेबी चेक करते रहेगी, राइट? इसलिए कंपनी एक ही प्रोस्पेक्टस निकालती है और उसके बेसिस पे वो जितने चाहे शेयर्स निकाल सकती है। उसे हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। लेट्स सी व्हाट इट सेज। शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज a type of public offering where issuers are allowed to offer and sell securities to the public without a specific prospectus for each offering and without the issue of further prospectus. Instead, there is a single prospectus for multiple future offerings. अब फ्रेंड, नेक्स्ट इन्वेस्टर को कंपनीज के बारे में पता चल गया, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस क्या रहेगा वो हम कैसे जानेंगे? ये पता लगता है इन्वेस्टर के डिमांड से। जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है, उसके लिए अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा रहेगी, और अगर डिमांड कम रहेगी तो प्राइस कम रहेगी। इसे ही हम बुक बिल्डिंग का प्रोसेस बोलेंगे। The book building is the process by which an underwriter attempts to determine the price at which an initial public offering will be offered. The process of price discovery involves generating and recording investor demand for shares before arriving at an issue price. अब फ्रेंड, स्टार्टिंग में कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करने चाहिए थे वो इशू कर दिए, लेकिन इन्वेस्टर्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। फिर वो डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक्स्ट्रा शेयर्स लगेंगे। कंपनी ऐसे सिचुएशन में और शेयर इशू कर सकती है जिससे लोगों की डिमांड पूरी हो। इसे ही हम ग्रीन इशू ऑप्शन बोलेंगे। क्लियर है? A green issue option is an over allotment option. It is a provision in an underwriting agreement that grants the underwriter the right to sell investors more shares than initially planned by the issuer if the demand for a security issue proves higher than expected. और फ्रेंड्स, इन्वेस्टर को जितने शेयर्स चाहिए थे उतने शेयर्स कंपनी ने इशू किए, लेकिन ये कौन सेटल करता है कि किसको कितने शेयर मिलने चाहिए? ये काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करती है। अब फ्रेंड्स, स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत होते हैं, लेकिन इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट बस दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक NSE और दूसरा BSE। इन दोनों के लिए सेपरेट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। NSE के लिए है नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और BSE के लिए है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। A clearing corporation is an organization associated with an exchange to handle the confirmation, settlement and delivery of transactions. The clearing corporations are also known as clearing houses. The National Securities Clearing Corporation Limited is a clearing corporation for trades done on the NSE. The Indian Clearing Corporation Limited ICCL is the clearing house of BSE trades. अब फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि जब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने शेयर इशू किए तो उस वक्त लोगों को उन शेयर्स का एक सर्टिफिकेट मिलता था, जो कि एक प्रूफ होता था कि ये शेयर्स उनके नाम पे है। लेकिन फ्रेंड्स, इन शेयर सर्टिफिकेट को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। इतने सारे शेयर सर्टिफिकेट वो कहाँ रखेंगे, और तो और उनके गुम हो जाने के भी चांसेस है। इसलिए अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर्स इन्वेस्टर के अकाउंट में ही मेंटेन किए जाते हैं। उस प्रोसेस को हम डीमैट या फिर डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। The dematerialization or demat in short is the process through which an investor's physical share certificate gets converted to electronic format which is maintained in an account. अब फ्रेंड्स, इन्वेस्टर को उनके शेयर्स डीमैट फॉर्म में तो मिल गए, लेकिन उसे रखा कहाँ जाता है?
सो वो रखा जाता है डिपॉजिटरी में। अब हमारे दो इम्पोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के दो डिपॉजिटरीज है। एनएससी के लिए है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और या बीएससी के लिए है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। So for a security to be eligible to trade in the secondaries market, it should be kept in electronic or dematerialized form which is kept in depositories. National Securities Depository Limited and Central Depository Services Limited are the two depositories in India. NSDL has NSE as primary market and your CDSL has BSE as primary market. अब फ्रेंड लास्ट में हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट समझेंगे। अभी जो हमने डिपॉजिटरी पढ़ा उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है फ्रेंड्स। ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है और एक्सपीरियंस को समझने में थोड़ा मुश्किल जाता है, इसलिए प्लीज़ फोकस कीजिए। अभी फ्रेंड्स यहाँ कंपनी ने अपने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स इशू किए, लेकिन उसे जितना रिस्पॉन्स चाहिए था वो नहीं मिला। तो वो सोचती है कि क्यों ना हम बाहर के देश के स्टॉक एक्सचेंजेस में अपने शेयर बेचें। सो कंपनी उसे खुद के कंट्री के बैंक में जाके बोलती है कि मुझे यहाँ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप मेरे शेयर्स लेके दूसरे कंट्री में जाके बेचो। और फ्रेंड्स इमेजिन करो कि बैंक उस कंपनी के शेयर्स खरीद के एक बॉक्स में डालती है और उस बॉक्स को वो फॉरेन कंट्री में अपने किसी ब्रांच को देती है। फिर उस बॉक्स को वो ब्रांच रिसिप्ट में कन्वर्ट करती है और उसे फॉरेन के स्टॉक मार्केट में बेचती है। सो फ्रेंड्स समझ रहा है, बैंक ने कंपनी के शेयर रिसिप्ट में कन्वर्ट किया और उसे फॉरेन के स्टॉक मार्केट में बेचा। उसे ही हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। अब यहाँ डिपॉजिटरी रिसिप्ट के कुछ टाइप समझ लेते हैं। अगर ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेरिका में बेचे जाते हैं तो उसे हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। और अगर अमेरिका छोड़ के कोई और कंट्री में ये बेचे गए, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड या जर्मनी, तो उसे हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलेंगे। और अगर बाहर के कंपनी ने अपने शेयर को डिपॉजिटरी में कन्वर्ट करके इंडिया में बेचे तो हम उसे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलेंगे। ये कंसेप्ट यहाँ अच्छे समझ लो। इसमें बहुत एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब अमेरिकन कंपनीज के शेयर्स होते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये अमेरिका के बाहर के कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो अमेरिका में डिपॉजिटरी रिसिप्ट कन्वर्ट करके बेचे जाते हैं। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So a depository receipt is a negotiable certificate issued by a bank representing shares in a foreign company traded on a local stock exchange. The depository receipt gives the investors the opportunity to hold the shares in the equity of foreign countries and gives them an alternative to trading to an international market. Then American depository receipts are listed on stock exchanges in the USA and the global depository receipts are listed on a stock exchange outside the US. Indian depository receipts are issued in India and listed on Indian stock exchanges with foreign stocks and underlying shares. अब फ्रेंड्स हमने यहाँ देखा था कि कैसे हम शेयर्स को डिपॉजिटरी रिसीप्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि एक शेयर एक डिपॉजिटरी के बराबर हो। यहाँ एक एग्जांपल ले लो। अगर किसी को खुद के कंपनी के 1 लाख शेयर्स अमेरिका में बेचने हैं, फिर वो 1 लाख ADR नहीं बनाएंगे, बल्कि उसके 1000 ADR बनाएंगे। मतलब कि एक ADR 100 शेयर्स के बराबर हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ रहा है? सो फ्रेंड्स यहाँ हमने प्राइमरी मार्केट में सब कुछ कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी मार्केट से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and meet you in the next video.